बात करते हैं हम सेक्शन 91। तो सेक्शन 91 बोलता है कि रिडम्पशन का अधिकार किसके पास है, हु हैज राइट ऑफ रिडम्पशन। तो सबसे पहला व्यक्ति तो हमारे दिमाग में आता है भाई मॉर्गेजर। कौन? मॉर्गेजर। भाई जो मॉर्गेजर है वही चाहता है कि मेरी प्रॉपर्टी मेरे पास वापस आ जाए। दूसरा व्यक्ति है को मॉर्गेजर। भाई दो लोगों ने एक साथ प्रॉपर्टी दी है, दोनों जॉइंट ओनर्स हैं प्रॉपर्टी के। अब एक पैसा देना चाहता है, दूसरा पैसा नहीं दे रहा है, तो प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब इसमें नुकसान किसका हो जाएगा? को मॉर्गेजर का नुकसान हो जाएगा। तो को मॉर्गेजर इज ऑल्सो इंटरेस्टेड कि भाई मैं प्रॉपर्टी को क्या करूं, जाने ना दूं अपने पास से। को मॉर्गेजर भी क्या है? इंटरेस्टेड है, वो नहीं चाहता है कि प्रॉपर्टी उसके पास से चली जाए। तो वो भी क्या कर सकता है? ही कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर रिडम्पशन। रिडम्पशन समझते हो? मॉर्गेजी के पास से अपना क्या छुड़ा लेना? प्रॉपर्टी को छुड़ा लेना। छीन के ले आना प्रॉपर्टी को कि भाई मॉर्गेज खत्म हो गया, मैंने आपका मॉर्गेज मनी जो था वो चुका दिया, आपको 1 लाख रुपए देना था, मैं 1 लाख रुपए दे चुका हूं, अब प्रॉपर्टी को मुझे दे दीजिए, सारे टाइटल डीड्स मुझे आप लौटा दीजिए। सेक्शन 60 दैट वी ऑल हैव स्टडीड। अब ये ऑप्शन किस किस के पास में अवेलेबल है मॉर्गेजर और को मॉर्गेजर के अलावा, वो हमें देखना है। उसी के बारे में हमारा सेक्शन 91। ठीक है, इट डिस्क्राइब्स 3 पीपल। 3 लोग हैं ये 3 लोग हैं जो कि रिडीम्पशन के लिए सूट लगा सकते हैं या रिडीम कर सकते हैं। रिडीम कर सकते हैं या रिडम्पशन के लिए सूट। भाई रिडम्पशन के लिए सूट कब लगाते हो? जब मॉर्गेजी आपको रिडीम नहीं करने देता है। जबकि फोरक्लोजर और सेल के लिए तो सूट लगाना ही पड़ता है, बिकॉज वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। उसके पास रिडम्पशन का राइट रहेगा अनलिमिटेड। ठीक है, तो रिडीम आप करने जाते हो, रिडीम नहीं करने देता है तो रिडम्पशन का सूट लगा सकते हो। तो ये 3 लोगों के पास में एक्स्ट्रा ये 3 लोग बताए गए हैं, ये लोग भी रिडम्पशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो जरा कौन कौन से लोग हैं। बिसाइड्स द मॉर्गेजर के अलावा एनी ऑफ द फॉलोइंग पर्सन मे रिडीम और इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन। दोनों राइट है, रिडीम करने का भी राइट है और रिडम्पशन का सूट लगाने का भी राइट है। नेमली कौन कौन से? एनी पर्सन, ब्रैकेट का छोड़ दो, अभी ब्रैकेट वाले पे आता हूं मैं बाद में। एनी पर्सन who has any interest in or charge upon property mortgaged or in or upon the right to redeem the same। वो मॉर्गेज प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है। एनी पर्सन इंटरेस्टेड, हैज एनी इंटरेस्ट, कोई भी इंटरेस्ट उसका प्रॉपर्टी पे है या उसका चार्ज है प्रॉपर्टी पर, मॉर्गेज प्रॉपर्टी पर कोई भी चार्ज है। देखो जरा ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस, मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि यही लोग केवल इंटरेस्टेड लोग होते हैं, इनका ही केवल इंटरेस्ट होता है। वॉट आई वॉन्ट टू कन्वे यू दैट कि वो जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है वाई ही इज एक्सक्लूडेड, उसकी बस बात मुझे आपसे करनी है। इसी के लिए मैं एग्जाम्पल भी आपके लिए यही वाला ले रहा हूं और इसको हम आगे भी समझने वाले हैं। दैट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, पर्टिकुलर एग्जाम्पल। मान लीजिए ए ने एक्स प्रॉपर्टी को, ए हैज दिस एक्स प्रॉपर्टी विद हिमसेल्फ। ए ने इस एक्स प्रॉपर्टी को बी को मॉर्गेज किया, फिर सी को मॉर्गेज किया, फिर डी को मॉर्गेज। अब बताओ इस एक्स प्रॉपर्टी में बी का इंटरेस्ट है, सी का इंटरेस्ट है, डी का इंटरेस्ट है या नहीं? इन तीनों का इंटरेस्ट है या नहीं? बोला गया है, तीनों का इंटरेस्ट है। और अगर ए को, ध्यान देना जरा, अगर ए को रिडम्पशन करना है तो भाई बी से भी रिडम्पशन करना चाहता है, वो सी से भी रिडम्पशन करना चाहता है, डी से भी रिडम्पशन करना चाहता है। अलग अलग लोगों को प्रॉपर्टी दी, सभी से रिडीम कराएगा अपनी प्रॉपर्टी को। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आर यू फॉलोइंग मी टिल हियर और नॉट? बताइए जरा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज वेरी बेसिक। ठीक है,
यहां तक आपको बात समझ में आई? तीनों का इंटरेस्ट है, बी का भी इंटरेस्ट है, सी का भी इंटरेस्ट है, डी का भी इंटरेस्ट, तीनों लोगों का इंटरेस्ट है। ठीक है, अब आइए जरा आपके बैरेक्ट पर। बोला गया एनी पर्सन हु हैज एनी इंटरेस्ट इन द चार्ज अपॉन और प्रॉपर्टी मॉर्गेज और इन अपॉन द राइट टू रिडीम द सेम, ही कैन रिडीम और इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन। मतलब क्या बोल रहे हो आप कि बी सी डी, ये भी ध्यान देना जरा, क्या बोल रहा हूं मैं? अगर ऐसा पढ़ा जाए सेक्शन को, प्रोविजन को, तो बी सी डी तीनों के पास रिडम्पशन का राइट है। अरे ये क्या हो गया, मॉर्गेजर के पास भी रिडम्पशन, मॉर्गेजी के पास भी रिडम्पशन का राइट आ गया, मॉर्गेजी के पास भी रिडम्पशन का राइट आ गया, ये कैसे हो गया? तो ध्यान देना जरा, इसी को एक्सक्लूड करा गया है, इसी चीज को एक्सक्लूड करा गया है। क्या बोलता है ब्रैकेट में लिखा हुआ चीज? बोलता है अदर देन मॉर्गेजी ऑफ द इंटरेस्ट सॉट टू बी रिडीम्ड, other than the mortgagee sought to be redeemed, other than the mortgagee sought to be redeemed, उसको छोड़ करके जिसका इंटरेस्ट, मान लीजिए इन द गिवन केस, ये जो केस हमारे सामने है प्रेजेंट, इस केस में अगर हम किसका राइट रिडम्पशन की बात कर रहे हैं, हम सूट फाइल करना चाहते हैं या रिडीम करना चाहते हैं बी के इंटरेस्ट को। We want to redeem interest of B. We want to redeem किसको रिडीम करना चाह रहे हैं हम? B के इंटरेस्ट को रिडीम करना चाह रहे हैं। तो क्या मतलब है, B को छोड़ करके ये दोनों इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, C और D इंटरेस्टेड कहलाएंगे, फिर B इंटरेस्टेड नहीं कहलाएगा। लिखा है ना अदर देन लिखा था कि नहीं लिखा था? क्या लिखा था? अदर देन द मॉर्गेजी ऑफ द इंटरेस्ट सॉट टू बी रिडीम, जिसका इंटरेस्ट रिडीम करा जा रहा है उस मॉर्गेजी को छोड़ करके। मतलब उस प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड बी भी था, सी भी था, डी भी था, लेकिन क्योंकि उसी का इंटरेस्ट रिडीम करा जा रहा है तो वो रिडीम नहीं कर सकता है, लेकिन बाकी लोग रिडीम कर सकते हैं, सी और डी रिडीम कर सकते हैं। आपको ये पॉइंट समझ में आया या नहीं आया, बताओ जरा। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? आ जाना चाहिए। सी और रिडीम इंटरेस्टेड हैं, उनका इंटरेस्ट है प्रॉपर्टी में, दे कैन रिडीम इट। आप अच्छा देखो, बाकी लोगों का तो होगा, बाकी लोग तो बहुत लोग इंटरेस्टेड होंगे, कोई बायर होगा प्रॉपर्टी का, वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, किसी का चार्ज है प्रॉपर्टी के ऊपर, वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, किसी को प्रॉपर्टी गिफ्ट में मिल रही है, वो भी इंटरेस्टेड पर्सन है, वो भी रिडीम करवा सकता है, इंटरेस्ट किसी का भी हो। लेकिन यहां पर कंफ्यूजन हो सकता था, क्या मॉर्गेजी का भी इंटरेस्ट हो सकता है? यस, मॉर्गेजी का भी इंटरेस्ट है, अनलेस उसी के इंटरेस्ट को ही रिडीम ना कराया जा रहा हो। बस उसके इंटरेस्ट को अगर आप रिडीम नहीं करा रहे हैं, देन ही कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन। सी और डी इस केस में, जहां पर बी के इंटरेस्ट को रिडीम कराने की बात हो रही है, वहां सी और डी भी रिडीम करा सकते हैं और वो सूट भी फाइल कर सकते हैं रिडम्पशन का। मेरे समझ से ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब अगर ये बात समझ में आ गई है तो आगे लिखी हुई दो बातें बिल्कुल मामूली सी हैं। और कौन से लोग? एनी श्योरिटी फॉर रीपेमेंट, फॉर द पेमेंट ऑफ मॉर्गेज डेट और एनी पार्ट देयरऑफ। अब किसी पेमेंट के लिए श्योरिटी बना था, अब वो श्योरिटी का मतलब क्या था भाई? लायबिलिटी क्या होती है श्योरिटी की? जहां पर जो मेन पार्टी है जब वो फेल कर जाती है, द प्रिंसिपल डेटर फेल्स। भाई गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन लोग होते हैं, एक डेटर, प्रिंसिपल डेटर होता है, एक क्रेडिटर होता है, एक श्योरिटी होता है। श्योरिटी की जवाबदारी क्या है? व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स श्योरिटी परफॉर्म्स। अब श्योरिटी भी किसमें इंटरेस्टेड है? प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड है कि नहीं है? श्योरिटी किसके बेनिफिट के लिए काम कर रहा है? मॉर्गेजर के बेनिफिट के लिए। तो ही इज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। वो श्योरिटी उस पर्टिकुलर किसके लिए? ट्रांजेक्शन के लिए। तो ही कैन ऑल्सो इंस्टीट्यूट अ सूट फॉर रिडम्पशन, ही कैन ऑल्सो रिडीम। वो भाई डेट को पे ऑफ कर देगा और प्रॉपर्टी को रिडीम करा लेगा। वो डेट को पे ऑफ कर देगा और प्रॉपर्टी को रिडीम करा लेगा। इतनी बात मेरे समझ में आ गई होगी। थर्ड, एनी क्रेडिटर ऑफ द मॉर्गेज हु हैज इन द सूट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिज एस्टेट ऑब्टेन्ड अ डिक्री फॉर सेल ऑफ मॉर्गेज प्रॉपर्टी।
भाई कोई क्रेडिटर था, ध्यान देना जरा, कोई क्रेडिटर था किसका? आपके मॉर्गेजर का कोई क्रेडिटर था, और एडमिनिस्ट्रेशन के सूट में उसको डिक्री मिल गई कि वो प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है, उसको डिक्री मिल गई प्रॉपर्टी को सेल कर सकता है। अब भाई प्रॉपर्टी को सेल कब कर पाएगा? जब वो इनकम्बरेंसेस फ्री होगी, मॉर्गेज फ्री होगी। इसलिए वो, उसके पास भी राइट है, वो भी रिडम्पशन का सूट लगा सकता है, प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है, मॉर्गेज प्रॉपर्टी को रिडीम करा सकता है। तो 3 लोगों के पास में राइट है, क्रेडिटर जिसके पास अब डिक्री सेल की आ गई है, सिक्योरिटी के पास में, और किसी भी पर्सन के पास में जिसको कोई भी इंटरेस्ट या चार्ज है प्रॉपर्टी के ऊपर, बस उसमें वो व्यक्ति शामिल नहीं है, वो मॉर्गेजी शामिल नहीं है जिसके इंटरेस्ट को रिडीम कराने की बात हो रही है। भाई अपने इंटरेस्ट को थोड़ी ना रिडीम करा लेगा कोई, उसके पास तो राइट फोरक्लोजर का और सेल का है। ये आपको तीनों लोग समझ में आया या नहीं आया बताओ? बिल्कुल ऐसे ही याद रखना है, इसी पैटर्न में आपको याद रखना है, ये 3 लोग। अब मुझे बताओ जरा, ये 3 लोग अगर रिडीम करा दे रहे हैं तो भाई इनको क्या पड़ी है कि प्रॉपर्टी इनकम्बरेंसेस फ्री हो जाए, मॉर्गेज फ्री हो जाए, ये दूसरे का कर्ज चुकाते फिर रहे हैं, इनको क्या मतलब मिलेगा? तो इनको प्रॉफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने दूसरे का कर्ज चुका दिया है तो अब इनको कुछ नहीं मिलने वाला है, इनको मिलेगा स्थान। कौन सा स्थान? वही स्थान, वही प्लेस, वही पोजीशन जो मॉर्गेजी की थी, और वही राइट्स मिल जाएंगे, वही लायबिलिटीज होंगी इनकी जो कि पहले मॉर्गेजी की थी। भाई इस केस में ध्यान देना जरा, इस केस में सी जो है, सी बोलता है कि भाई मैं रिडीम कर दूंगा हूं, सी ने रिडीम कर दिया, तो बोला गया सी को, यहां पर तो वो मॉर्गेजी है ही है, साथ में इस इंटरेस्ट के लिए भी, जो इंटरेस्ट बी का था, इसके लिए भी अब सी जो है मॉर्गेजी की तरह हो गया है, और वही राइट्स जो बी को थे उस इन पर्टिकुलर इंटरेस्ट को लेकर के, मान लीजिए ये फर्स्ट इंटरेस्ट है, ये सेकंड इंटरेस्ट है, ये थर्ड इंटरेस्ट है, तो भाई सेकंड इंटरेस्ट में तो राइट है ये उसका। अब फर्स्ट इंटरेस्ट के लिए भी, फर्स्ट काइंड ऑफ इंटरेस्ट के लिए भी, क्योंकि उसने रिडीम कर दिया है, तो अब उसने किसकी जगह ले ली है? सी ने किसकी जगह ले ली है? पहले वाले मॉर्गेजी की जगह ले ली है, बी की जगह पर वो आ गया है। जो राइट्स, लाइबिलिटीज फोरक्लोजर का या सेल का या रिडम्पशन का राइट किसके अगेंस्ट या किसके पास था? बी के पास या उसके अगेंस्ट था, वही सारे राइट अब सी के अगेंस्ट या सी के पास आ जाएंगे। अगर सी की जगह कोई मान लीजिए श्योरिटी आ जाए, श्योरिटी इसका रिडीम कर दे, तो श्योरिटी के पास वो राइट आ जाए। कोई क्रेडिटर आ जाए जिसके पास में डिक्री है सेल की, कोई क्रेडिटर आ जाए जिसके पास में डिक्री है सेल की, उसके पास वही राइट्स आ जाएंगे, वही लायबिलिटीज आ जाएंगी जो बी के पास थी। इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। इसी को बोलते हैं क्या? सब्रोगेशन। इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन। भाई ए जो है, इस प्रॉब्लम को भूल जाइए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा होगा आपको, मैं बिल्कुल आपको आसान दिखाता हूं, आसानी से दिखाता हूं सब्रोगेशन है क्या। ए जो है वो मॉर्गेजर है, ए इज द मॉर्गेजर, ए इज द मॉर्गेजर, बी इज द मॉर्गेजी, बी जो है वो कौन है? मॉर्गेजी। सेक्शन 91 बोलता है कोई इन 3 में से आ जाएगा और रिडम्पशन कर सकता है। मान लीजिए एक थर्ड व्यक्ति आता है, ध्यान देना जरा, थर्ड व्यक्ति कौन होगा? भाई जिसके पास में पावर होगा रिडम्पशन करने का, वही तो रिडीम करेगा, उसके अलावा तो ना और कोई रिडीम कर सकता है। तो बोला गया कि जब थर्ड व्यक्ति रिडीम कर देगा, ए ने रिडीम नहीं किया, किसने रिडीम किया? एक थर्ड व्यक्ति, मान लीजिए थर्ड व्यक्ति आया हमारे पास एम नाम का, एम नाम का थर्ड व्यक्ति आता है और वो बोलता है कि मैं रिडीम कर देता हूं, तो भाई बी तो खुश हो गया, बी तो बोला भाई मेरे को मेरा पैसा मिला, मैं जाऊं यहां से, मेरे को मेरा पैसा मिल गया, मुझे और क्या करना है, मेरा काम हो गया, मुझे तो मॉर्गेज मनी चाहिए था।
अब ये एम ने क्या भाई, एम इतना बेनेवोलेंस में काम क्यों कर रहा है, इतना धर्मात्मा क्यों बना हुआ है? नहीं भाई, लॉ में कुछ भी ऐसा धर्मात्मा तरीके से काम नहीं करना है। बोला गया ये जो पोजीशन खाली हो गई है, ये जो पोजीशन खाली हो गई है सामने, इस पोजीशन पे आप एम को बिठा दीजिए, इस पोजीशन पे आप एम को बिठा दीजिए, क्योंकि भाई उसने रिडीम करा है ना। तो बोला गया जैसे ही आपने उसको उस पोजीशन पे रखा तो ये क्या हो गया, सब्रोगेट कर दिया इसने। इसने किसको सब्रोगेट किया है? इसने सब्रोगेट किया है मॉर्गेजी को। ही हैज सब्रोगेटेड बी हु इज अ मॉर्गेजी। और जिसको सब्रोगेट करोगे, जिसको रिप्लेस करोगे, उसी के राइट्स एंड लाइबिलिटीज तो अक्वायर करोगे। तो भाई फोरक्लोजर का राइट उसके पास में था, सेल का राइट उसके पास में था, मॉर्गेज मनी के लिए सूट फाइल करने का उसके पास में राइट था, वही राइट अब किसके पास में आ गए हैं? एम। ए को रिडम्पशन का राइट था किसके अगेंस्ट? बी के अगेंस्ट, ओरिजिनल मॉर्गेजी के अगेंस्ट। वही रिडम्पशन का राइट किसके पास है अब? एम के अगेंस्ट रहे। इसी को बोलते हैं सब्रोगेशन, विच इज देयर इन सेक्शन 92। यही बात आपकी सेक्शन 92 के अंदर लिखी हुई है। तो पहले मुझे ये बताइए कि ये बात आपको सभी को समझ में आई है या नहीं आई है, उसके बाद फिर मैं आपको सेक्शन 92 पर लेकर चलता हूं। मेरी समझ से आ गई होगी। चलो जरा देखो, एनी ऑफ द पर्सन्स रेफर टू इन सेक्शन 91 अदर देन अ मॉर्गेजर। बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, मॉर्गेजर खुद का ही रिडीम करके ऐसा तो होगा नहीं। अगर मैं इस सिचुएशन में बोलूं कि मान लीजिए वो मॉर्गेज जो है एम ने रिडीम नहीं करा, ए ने खुद रिडीम करा, तो एम ए को ही क्या आप मॉर्गेजी फिर से बना दोगे? नहीं भाई, ए ने रिडीम करा है, अब उसको ही मॉर्गेजी क्यों बनाओगे? दूसरा अगर कोई रिडीम कर रहा है तो उसको मॉर्गेजी का स्थान दे सकते हो। अब ये खुद रिडीम कर रहा है, इसलिए लिखा हुआ है अदर देन मॉर्गेजर, है ना। वो बहुत डम समझते हैं हमें, इसलिए लिख देते हैं ऐसा सब कुछ। आप मॉर्गेजर को ही मॉर्गेजी ना बना दो, इसलिए लिख दिया उसने कि अदर देन मॉर्गेजर एंड एनी को मॉर्गेजर। दोनों, अभी देखो को मॉर्गेजर को ऊपर छोड़ दिया था, लेकिन हम को मॉर्गेजर को पहले से जानते हैं, वो भी रिडीम कराता है। को मॉर्गेजर भी तो रिडीम करा सकता है, वहां नहीं लिखा था, लेकिन मैंने आपको बता दिया था पहले। तो तीन लोग वो, और ये चौथा शैल ऑन रिडीमिंग प्रॉपर्टी सब्जेक्ट टू मॉर्गेज। रिडम्पशन के बाद क्या होगा? मान लीजिए चार लोगों ने, तीन लोग कौन से? 91 वाले, और एक हो गया आपका को मॉर्गेजर। इन चार लोगों ने प्रॉपर्टी रिडीम करा ली, उसके बाद क्या? हैव शैल हैव, क्या होगा इनके पास? शैल हैव। देखो मैं दिखाता हूं आपको कहां से पढ़ना है। शैल हैव so far as regards redemption, foreclosure और सेल ऑफ सच प्रॉपर्टी। चाहे आप फोरक्लोजर की बात कर लें, चाहे रिडम्पशन की बात कर लें, चाहे सेल की बात कर लें, तीनों के रिगार्डिंग सेम राइट्स एज मॉर्गेजी। वैसा ही राइट होगा जैसा मॉर्गेजी का होता है। हुज मॉर्गेज ही रिडीम्स मे हैव अगेंस्ट द मॉर्गेजर और एनी अदर मॉर्गेजी। जैसा उसका राइट था अगेंस्ट मॉर्गेजर या दूसरे मॉर्गेजीज के अगेंस्ट, वही राइट उसका यहां पर हो जाएगा। इन चारों लोगों में से कोई भी अगर रिडीम करता है। बात समझ में आई या नहीं आई? बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए आगे पढ़ते जाते हैं। बिल्कुल आसान आसान सी बातें लिखी हुई हैं। द राइट कन्फर्ड बाय दिस सेक्शन इज कॉल्ड राइट ऑफ सब्रोगेशन। बिल्कुल बहुत अच्छे से जानते हैं। अ पर्सन एक्वायरिंग द सेम इज सेड टू बी सब्रोगेटेड टू द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी हुज मॉर्गेज ही रिडीम्स। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे से जानते हैं हम सब्रोगेटेड, सब्रोगेशन क्या है। अ पर्सन, अब देखो ये एक्स्ट्रा व्यक्ति है, ये रिडीम नहीं कर रहा है। देखो दिस इज द फिफ्थ पर्सन जो सब्रोगेट हो सकता है। पैराग्राफ थर्ड इज फिफ्थ पर्सन हु कैन बी सब्रोगेटेड। ही इज नॉट रिडीमिंग, रिडम्पशन भी नहीं कर रहा है, फिर भी सब्रोगेट हो सकता है। क्यों? देखो मैं बता क्यों हो रहा है ऐसा। ए को रिडीम करना था, ध्यान देना जरा। होना क्या था भाई? ए को रिडीम करना था, प्रॉपर्टी उसने मॉर्गेज कर रखी थी किसको? बी को। ध्यान देना जरा, बी को प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रखी थी, ए को रिडीम करना था, ए को पैसे की जरूरत थी। एम जो है इसका कोई लेना देना नहीं है मॉर्गेज प्रॉपर्टी से, या ना ये उन तीन लोगों में है, ना ये को मॉर्गेजर है, कुछ नहीं है। ये चार लोगों में से कोई व्यक्ति नहीं है। 91 में लिखे हुए तीन लोग और को मॉर्गेजर भी नहीं है, ये चारों में से कोई नहीं है।
इसका कोई लेना देना नहीं है मॉर्गेज प्रॉपर्टी के साथ में। ये आता है और बोलता है को कि भाई मेरे साथ अग्रीमेंट कर लो, मैं तुम्हें एडवांस दे देता हूं, तुम्हें लोन दे देता हूं, अमाउंट एक्स्ट्रा दे देता हूं, जिससे तुम क्या कर पाओगे, अपना प्रॉपर्टी, अपनी प्रॉपर्टी जो बी के पास मॉर्गेज रखी हुई है उसको रिडीम कर पाओगे। कौन बोलता है ऐसा? एम बोलता है उसको कि मेरे साथ अग्रीमेंट कर लो, मैं तुम्हें फाइनेंस कर देता हूं, मैं तुम्हें लोन दे देता हूं, एंड यू प्लीज गेट योर प्रॉपर्टी रिडीम्ड फ्रॉम द बी। ये इरादे सही नहीं थे। क्या चाह रहा था ये चाह रहा था ये बी चला जाए और इस बी की जगह मैं स्थापित हो जाऊं। अगर ऐसा अग्रीमेंट हो जाता है, वो ऐसा लोन दे देता है और इसके बाद ए रिडीम कर लेता है, तो ऐसी पोजीशन पर अब कौन सब्रोगेट हो जाएगा? वो व्यक्ति जिसने आपको एडवांस दिया था, लोन दिया था, जो आपका क्रेडिटर था। ध्यान देना, दिस क्रेडिटर इज डिफरेंट फ्रॉम द क्रेडिटर मेंशन्ड इन सेक्शन 91। सेक्शन 91 में वो क्रेडिटर है, उसने सूट लगाया था एडमिनिस्ट्रेशन का, उसको सेल की डिक्री मिल गई है उसी प्रॉपर्टी की, सेम प्रॉपर्टी की, तो ही इज इंटरेस्टेड इन द प्रॉपर्टी। यहां पर उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है। यही बात जो है आपके पैराग्राफ 3 में लिखी हुई है, ध्यान दो जरा, देखिए जरा, आपका बैरेक्ट पे जाइए। अ पर्सन हु हैज एडवांस्ड टू मॉर्गेजर मनी, एडवांस्ड मनी टू अ मॉर्गेजर, फिर ऐसा पढ़ लेना, ठीक, थोड़ा आसान हो जाता है, लिखा थोड़ा अलग तरीके से जाता है, आप कैसे पढ़ें ये आपके ऊपर है। अ पर्सन हु हैज एडवांस्ड मनी टू अ मॉर्गेजर विथ विच उसी पैसे के साथ में मॉर्गेज हैज बीन रिडीम्ड, उसी के साथ में मॉर्गेज रिडीम हुआ है, शैल बी सबरोगेटेड टू द राइट्स ऑफ द मॉर्गेजी, मॉर्गेजी के राइट्स के लिए क्या हो जाएगा, वो सबरोगेट हो जाएगा। हुज मॉर्गेज हैज बीन रिडीम्ड इफ द मॉर्गेजर हैज बाय अ रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट अग्रीड, अग्रीमेंट जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, रजिस्टर्ड इंस्ट्रूमेंट में होना चाहिए। ठीक है, अब आती है 100% की एक बात जो सबसे लास्ट में लिखी हुई है, जो प्रिंसिपल आप अभी से नहीं, आप शुरुआत से जानते हैं। there can be redemption, but this redemption has to be redemption in full, redemption in full, part redemption in law is not allowed at all। बहुत अच्छे से जानते हैं आप बात को, उसी बात को लिखा हुआ है, nothing in this section shall be deemed to confer a right of subrogation। आपके पास right of subrogation नहीं आएगा unless mortgage in respect of which right is claimed has been redeemed in full। जब तक आप फुल रिडम्पशन नहीं करोगे तब तक आपको राइट ऑफ सब्रोगेशन नहीं मिलेगा। यू विल गेट राइट ऑफ सब्रोगेशन वंस द रिडम्पशन इज इन फुल। बात आपको समझ में आई? सभी को समझ में आया है सेक्शन या नहीं? जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट इसको लेकर के? नहीं है ना डाउट? अब पढ़ते हैं हम सेक्शन 94। ठीक, आओ जरा सेक्शन 90। सेक्शन 94, राइट ऑफ मीन मॉर्गेजी, राइट ऑफ मीन मॉर्गेजी, मीन मतलब जो बीच वाला है, मध्यवर्ती, हिंदी में लिखते हैं इसको मध्यवर्ती, बंधककार की बंधकदार, हिंदी पढ़ते रहना है, ठीक है, ठीक है। तो मीन मॉर्गेजी, जो बीच का मॉर्गेजी है, उसके क्या राइट हैं, मैं दिखाता हूं आपको क्या राइट होता है उसका। पहले तो मीन मॉर्गेजी कौन होगा, वैसे आपको पता लग गया है अभी कि मीन मॉर्गेजी कौन होता है, ध्यान देना जरा। एक व्यक्ति है ए के पास बहुत प्रॉपर्टीज, बहुत मॉर्गेज, ठीक है। इसकी एक प्रॉपर्टी है जिसका नाम है एक्स प्रॉपर्टी। इस एक्स प्रॉपर्टी को ये लेकर के जाता है इसके पास में, ए के पास में, मान लीजिए ईयर लिखते हैं हम 2000, मॉर्गेज कर देता है। फिर लेके आता है बी के पास में, तो 2001 में मॉर्गेज कर देता है। फिर जाता है सी के पास में, तो 2002 में मॉर्गेज कर देता है।
ठीक है। फिर जाता है डी के पास में, इसको 2003 में मॉर्गेज कर देता है। फिर जाता है ई के पास में, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी तो वो करते रहा, बहुत कम कम अमाउंट के लिए करा। मान लीजिए प्रॉपर्टी 10 करोड़ 10 CR की वैल्यू प्रॉपर्टी, इसको जाता है 50 लाख के लिए करता है, इसको जाता है 20 लाख के लिए करता है, इसको 10 लाख के लिए करता है। फिर जाता है, फिर अब बोलता है भाई मुझे 30 लाख की ज़रूरत है, वो भी कर लेता है। फिर बोलता है बस 5 लाख की ज़रूरत है, 5 लाख की। आगे ये बात सभी को समझ में कि नहीं, बताओ ज़रा। तो यहाँ पर मीन मॉर्गेजी कौन है, क्वेश्चन आया कि भाई इतने सारे मॉर्गेजीज हैं, एक ही प्रॉपर्टी कितने लोगों को मॉर्गेज हुई है, 5 लोगों को मॉर्गेज हुई है। तो बोला गया मीन मॉर्गेजी का मतलब होता है जो बीच के लोग हैं, जो बीच के लोग हैं, ये सब मीन मॉर्गेजी हैं, बी सी डी, ये सब मीन मॉर्गेजी हैं। तो बोला मीन मॉर्गेजी के पास क्या अधिकार होता है, तो बोला गया, ध्यान देना जरा, बोला गया जो किसी भी मॉर्गेजी से, ध्यान देना इस बात पे, जो किसी भी मॉर्गेजी से पहले आ चुके हैं, किसी भी मॉर्गेजी से जो पहले आ चुके हैं, भाई ई से पहले कौन आ चुका है, डी सी बी ए, इसके पहले कौन आ चुका है, डी के पहले कौन आ चुका है, सी बी ए, सी के पहले कौन आ चुका है, बी ए, और बी के पहले कौन आ चुका है, ए के पहले कोई नहीं आया है। तो बोला गया जिस मॉर्गेजी के पहले जितने लोग आ चुके हैं उन सब के लिए वो मॉर्गेजी है, वो सॉरी उन सब के लिए वो मॉर्गेजर है, वो उसके लिए मॉर्गेजी है। मतलब ई इन रिस्पेक्ट ऑफ, बता रहा हूं मैं, ऐसा नहीं आप ए के रिस्पेक्ट में मत बोल देना, ए ई इन रिस्पेक्ट ऑफ, ध्यान देना जरा, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बी सी डी इज मॉर्गेजर। ई जो है वो बी सी डी के लिए क्या है, मॉर्गेजर है। अच्छा आप डी के लिए देखते हैं, डी ध्यान देना जरा, डी इन रिस्पेक्ट ऑफ ए बी सी, ए बी सी इज मॉर्गेजर, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ ई, ई के रिस्पेक्ट में वो कौन है, ई के रिस्पेक्ट में वो मॉर्टगेजी है। ई के रिस्पेक्ट में क्या है, मॉर्गेजी है। ई के लिए वो मॉर्गेजी है, बाकी सबके लिए क्या है, मॉर्गेजर है। मतलब अगर मैं आपस में, क्या बोल रहा हूं मैं, आपस में आपकी राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करूं, ध्यान देना जरा, आपस में राइट्स एंड लाइबिलिटीज की बात करूं तो ए के लिए बी सी डी ई तीनों क्या हैं, मॉर्गेजर्स हैं। मतलब वही राइट्स, ध्यान देना जरा, मॉर्गेजर होने का मतलब ये नहीं कि भाई वो मॉर्गेजर का नाम दे दो आप उसको, मैं राइट्स एंड लाइबिलिटीज के लिए मॉर्गेजर मॉर्गेजी आपको बता रहा हूं ताकि लिए आपके लिए आसानी हो। फिर उसके बाद एक रूल बता दूंगा, उस रूल से और आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ए जो है वही राइट, जो राइट उसको ए के अगेंस्ट है, ध्यान देना जरा, जो राइट ए को, सॉरी ये यहां पे इसको ए को नाम चेंज करना पड़ेगा हमें, ये नाम को चेंज कर देते हैं, ये नाम को रख देते हैं एस, ये नाम को एस रख देते हैं क्योंकि ए बी सी डी यहां लिख दिया है हमने। ए जो है जो राइट एस के अगेंस्ट रखता है, ध्यान देना जरा, ए जो है जो राइट एस के अगेंस्ट रखता है वही सेम राइट उसका बी सी डी ई के अगेंस्ट। अब बात करते हैं सी की, ध्यान देना जरा, सी जो राइट एस के अगेंस्ट रखता है, फोरक्लोज का राइट है सी के पास में, किसके अगेंस्ट, एस के अगेंस्ट, वही राइट उसका डी और ई के अगेंस्ट है, वही राइट उसका डी और ई के अगेंस्ट है। लेकिन जो राइट एस सी के लिए रखता है, मतलब एस और सी के बीच में क्या रिलेशन है कि एस जो है वो मॉर्गेजर है और सी जो है वो मॉर्गेजी है।
तो जो रिलेशन एस और सी के बीच में है वही रिलेशन बी और ए के साथ सी का है। मतलब बी और ए उसके लिए क्या बन गए, अब मॉर्गेजी बन गए, और सी उनके लिए मॉर्गेजर बन गया। तो एस को सी के अगेंस्ट कौन सा राइट था, ध्यान दो जरा, एस को सी के अगेंस्ट राइट था रिडम्पशन करने का, रिडीम करने का। तो वही राइट सी के पास बी और ए के लिए भी होगा। बी और ए के लिए उसके पास क्या राइट होगा, राइट टू रिडीम। और इसी रूल को हम बोलते हैं रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। इसी को बोलते हैं हम क्या, रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। जो भी मीन मॉर्गेजी होंगे, मतलब जो बाद में मॉर्गेजीज आते जा रहे हैं, उनके पास अपने से ऊपर वाले के अगेंस्ट क्या होता है, रिडम्पशन का राइट होता है, और नीचे वालों के लिए फोरक्लोज का राइट होता है। इसी रूल को हम बोलते हैं क्या, रिडीम अप फोरक्लोज डाउन। ऊपर वाले के अगेंस्ट आप रिडीम करोगे और नीचे वाले के अगेंस्ट आप क्या करोगे, फोरक्लोज करोगे। ऊपर वाले के अगेंस्ट रिडीम करोगे, नीचे वाले के अगेंस्ट क्या करोगे, फोरक्लोज करोगे। अब देखो जरा, ई अगर चाहे तो या तो डी का या सी का या बी का या ए का इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, रिडीम कर सकता है। ऊपर भी देखा था हमने, देखो आपको बताया था, सी क्या कर रहा था, बी का इंटरेस्ट रिडीम कर रहा था, बताया था, ऐसा नहीं बताया था। ए चाहे तो बी सी डी ई इनका इंटरेस्ट रिडीम नहीं कर सकता है। इनका इंटरेस्ट वो क्या नहीं कर सकता है, रिडीम नहीं कर सकता है। व्हाट ही कैन डू, ही कैन फोरक्लोज द इंटरेस्ट ऑफ देम। उनके इंटरेस्ट को वो फोरक्लोज कर सकता है। इनके इंटरेस्ट को क्या कर सकता है, फोरक्लोज कर सकता है, रिडीम नहीं कर सकता है। ये बात आपको समझ में आ रही है। डी चाहे तो सी बी या ए के इंटरेस्ट को रिडीम कर सकता है, रिडीम अप, बट ही कैन नॉट रिडीम द इंटरेस्ट ऑफ ई। ई के इंटरेस्ट को रिडीम नहीं कर सकता है। ई के इंटरेस्ट के साथ क्या कर सकता है, फोरक्लोजर कर सकता है, क्योंकि ई उसके लिए जो है वो किसके तरीके से है, मॉर्गेजर के तरीके से है। लिखा है देखो हमने, इन रिस्पेक्ट ऑफ ई मॉर्गेजी है वो, मतलब ई जो है उसके लिए क्या है, मॉर्गेजर है। बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, बताओ जरा जल्दी से मुझे। भी पहले ये बताओ, जो मैंने बातें आपको करी हैं, ये सारी बातें आपको समझ में आई? मानसी को नहीं आया लगता है, मानसी आ गया है। अभी अगर समझ में आ गया है तो अगली चीज बेहतर तरीके से समझ में आएगी। और अगर ये समझ में नहीं आया है तो माइंड इट, द नेक्स्ट प्रोविजन विच आई एम गोइंग टू टेल यू ब्लो अप योर माइंड, ठीक है। और आप केवल सेक्शन को पढ़ के ये समझ जाओ कि नहीं मैं समझ जाऊंगा इसको, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, नॉट सेइंग इम्पॉसिबल, बट वेरी वेरी डिफिकल्ट टू गेट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट। अगर आपको ये समझ में आ गया है, इट्स वेरी इजी, बहुत आराम से आपको वो आगे वाली चीज समझ में आ जाएगी। और आप प्रायोरिटी समझ चुके हो, जो प्रायोरिटी मैंने आपको पहले बता चुका हूं, आप वो समझ में आ गया था, ये समझ में आ गया। आपको नेक्स्ट प्रोविजन जो मैं बताने वाला हूं बहुत अच्छे से समझ में। व्हाट इज द रूल, यू कैन रिडीम अप। ऊपर वाले आपके लिए क्या है, मॉर्गेजी हैं, और नीचे वाले आपके लिए क्या है, मॉर्गेजर है। मॉर्गेजर के अगेंस्ट आप क्या करते हो, फोरक्लोज करते हो। तो नीचे वालों के अगेंस्ट आप फोरक्लोज करोगे, ऊपर वालों के अगेंस्ट आप क्या करोगे, रिडीम करोगे, क्योंकि ऊपर वाले आपके लिए क्या है, मॉर्गेजी हैं। लिखवा दिया है मैंने सभी सारी चीजें आपको। अब आइए जरा आप प्रोविजन पे और देखिए जरा इसको कैसे लिखा गया है, हाउ इट इज रिटन। छोटी सी लाइन, वेयर अ प्रॉपर्टी इज मॉर्गेज्ड फॉर सक्सेसिव डेट। सक्सेसिव डेट्स के लिए क्या करा जा रहा है, मॉर्गेज करा जा रहा है। टू अ सक्सेसिव मॉर्गेजीज, बहुत सारे मॉर्गेजीज भी आएंगे। अ मीन मॉर्गेजी हैज सेम राइट, ध्यान देना जरा, सेम राइट्स अगेंस्ट मॉर्गेजी पोस्टेरियर टू हिमसेल्फ एज ही हैज अगेंस्ट मॉर्गेजर। जो उसको मॉर्गेजर के अगेंस्ट राइट था वही अपने से बाद में आने वालों के लिए राइट होगा। देखो वही तो बताया मैंने आपको कि भाई जो आपको मॉर्गेजर के अगेंस्ट राइट था, सी को राइट, ध्यान देना जरा, इस प्रॉब्लम में अब मैं सी को ले रहा हूं, यहां पे सी बाद में आया मान लीजिए,
सी को जो राइट किसके अगेंस्ट था, एस के अगेंस्ट था, वही राइट अपने से बाद में आने वालों के, पोस्टीरियर मतलब जो बाद में आ रहे हैं, आपके पीछे आने वाले, पीछे कौन कौन आया है, डी और ई, तो डी और ई के अगेंस्ट वैसा ही राइट होगा जैसा राइट आपको एस के अगेंस्ट था। तो एस के अगेंस्ट क्या राइट था, फोरक्लोज करने का राइट, वही राइट किसके अगेंस्ट होगा, डी और ई के अगेंस्ट होगा। आप डी और ई के अगेंस्ट भी फोरक्लोज कर सकते हैं, दैट इज फोरक्लोज डाउन, द ऑपोजिट ऑफ इट विल बी रिडीम अप। तो रिडीम अप एंड फोरक्लोज डाउन इज द बेसिक रूल दैट इज enshrined अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन 94। आपको सारी बात समझ में आ गई या नहीं गई, मेरी समस्या आ गई होगी। ये सारा डायग्राम वगैरह जैसे भी आप चाहें, जैसे चाहें आप वैसे बना लीजिए, जैसे लिखना चाहें वैसे लिख लीजिए। 94 को एक बार आप और पढ़ लीजिए, फिर उसके बाद आता हूं मैं आपको सेक्शन 93 पढ़ लेकर। एक बार जल्दी से कर लीजिए, इसको बना लीजिए, इसलिए मैंने आपके सामने अभी उसको हटाया नहीं है। इज इट विजिबल टू ऑल ऑफ यू और नॉट, दिख रहा है ना सभी को? हाँ चलो जल्दी से बना लो इसको, और फिर से एक बार आप सेक्शन को पढ़ लो, फिर मैं आपको सेक्शन 93 की तरफ लेके चलूँ। हो गया है, नहीं हुआ? हो गया ना सभी का, पढ़ लिया सभी ने, ड्रॉ कर लिया है, पढ़ लिया है या नहीं? नीश लोग रह गए, वी नोटेड इट डाउन। चलो बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं हम सेक्शन 93। ध्यान देना, सारी बातें आपने वो लिख ली ना जो पहले बता रहा था आपको, वो आपने। अब आइए जरा सेक्शन 93 पे। सेक्शन 93 बात करता है प्रोहिबिशन ऑन टैकिंग, प्रोहिबिशन ऑन टैकिंग, ठीक है। भूल जाइए क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है, कैसा लिखा हुआ है उसको, कैसा लिखा हुआ है। आप एक वर्ड को ध्यान रखिए, टैकिंग। टैकिंग का मतलब होता है दो चीजों को जोड़ना, दो चीजों को जोड़ना, इसको बोलते हैं हम टैकिंग। दो चीजों को जोड़ने को हम क्या बोलेंगे, टैकिंग। वी आर टैकिंग टू थिंग्स, है ना। अब देखो हो क्या रहा है यहां, देखो मान लीजिए एस जो है उसने एक्स प्रॉपर्टी ए बी सी डी ई इन सब लोगों को दी। अब ई जो है गेट्स दिस इंप्रेशन, ए को क्या इंप्रेशन आता है कि भाई मेरा नंबर तो बहुत बाद में आने वाला है,
मेरा नंबर तो बहुत बाद में आने वाला है। ई को क्या लगता है कि भाई पहले ए का नंबर आएगा एक्स प्रॉपर्टी में, फिर बी का आएगा, फिर सी का आएगा, डी का आएगा, ई का आएगा। तो ई को लगता है भाई मेरा 5वां नंबर है, और तब तक आते आते पता नहीं भाई मेरा इंटरेस्ट खत्म रहे नहीं रहे। तो वो दिखता है कि भाई मेरे पास अभी रिडम्पशन का राइट है, अभी अभी मैं रिडीम अप फोरक्लोज डाउन का रूल जाना हूं, आई कैन रिडीम द प्रॉपर्टी ऑफ माय प्रायर मॉर्गेजीज। जो भाई पहले मॉर्गेजीज आए हैं, मैं उनका इंटरेस्ट जो है रिडीम कर सकता हूं। तो व्हाट ही डज कि भाई मैं बी सी डी को भाड़ में जाने देता हूं, मैं सीधे जाता हूं इसके पास में, मैं सीधे जाता हूं ए के पास में और ए के इंटरेस्ट को रिडीम कर लेता हूं। व्हाट ही डज, ही गोज टू द ए और ए के इंटरेस्ट को रिडीम कर लेता है। जैसे ही ए के इंटरेस्ट को रिडीम करेगा, क्या अप्लाई हो जाएगा? सेक्शन 92। क्या था 92? सब्रोगेशन। ई किसके स्थान पे पहुंच गया? ई पहुंच गया ए के पोजीशन पे, तो उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? प्रायोरिटी मिल जाएगी। लेकिन वहीं पर सेक्शन 93 बोलता है कि यस यू विल गेट द प्रायोरिटी, बट यू विल गेट प्रायोरिटी ओनली इन रिस्पेक्ट। ध्यान देना, बड़ा बहुत ध्यान से सुनना इस बात को। यू विल गेट प्रायोरिटी ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ द इंटरेस्ट फॉर विच यू हैव अप्लाइड फॉर रिडम्पशन। जिसके लिए आपने रिडम्पशन करा है, केवल वही इंटरेस्ट के लिए आपको प्रायोरिटी मिलेगी, आपके ओरिजिनल सिक्योरिटी के लिए। ध्यान देना जरा, यू विल नॉट गेट प्रायोरिटी फॉर योर ओरिजिनल सिक्योरिटी। मतलब ये 50 लाख रुपए के लिए आपको क्या मिल गया? प्रायोरिटी मिल गया। बट वो 5 लाख के लिए आपको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, जो आपकी ओरिजिनल सिक्योरिटी थी। इसी को बोलते हैं प्रोहिबिशन ऑन टैकिंग। टैकिंग का मतलब जोड़ना। करना क्या चाह रहा था? ये ईब चाह रहा था कि मैं ए के इंटरेस्ट को खरीदूंगा, अपने 5 लाख को लेकर के जाऊंगा, उसके 50 लाख के साथ मिला दूंगा, और अब मुझे 30 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ये जो बीच में बी सी डी आ रहे हैं, इनका वेट नहीं करना पड़ेगा अपने 5 लाख के लिए भी। ऐसा टैकिंग अलाउड नहीं है। देयर इज प्रोहिबिशन ऑन टैकिंग। अगर कोई भी मॉर्गेजी, सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी अपने प्रायर मॉर्गेजी का, ध्यान देना जरा, कोई भी सब्सिक्वेंट मॉर्गेजी जैसे कि ई अपने प्रायर मॉर्गेजी का, जैसे कि ए बी सी डी, इनका अगर मॉर्गेज रिडीम कर देता है, अपने प्रायर मॉर्गेजी का जैसे कि ए का मॉर्गेज रिडीम कर देता है, ही विल नॉट गेट प्रायोरिटी फॉर हिज ओरिजिनल सिक्योरिटी। वो अपने ओरिजिनल सिक्योरिटी के लिए प्रायोरिटी नहीं पाएगा। एज इन द केस ऑफ ई 5 लाख रुपए के लिए प्रायोरिटी नहीं पाएगा, इस सिक्योरिटी के लिए प्रायोरिटी नहीं पाएगा। आ रही है बात समझ में? द इंटरेस्ट एट द 5th प्लेस एंड 1st प्लेस कैन नॉट बी टैग्ड टुगेदर। दोनों को एक साथ नहीं मिलाया जा सकता है। ये बात आप सभी को समझ में आई या नहीं आई? बताओ जरा। आ गई है। कब मिलेगा भाई? वैसे ही मिलेगा। 50 लाख के लिए पहले मिल जाएगा भाई। 50 लाख के लिए जैसे ही सेल होगी, मान लीजिए प्रॉपर्टी सेल हुई, सबसे पहले 50 लाख दिया जाएगा। ई अगर आ गया है वहां पे, कहां? 1st पोजीशन पे, तो ई को 50 लाख बस मिल जाएगा। फिर 20 लाख मिलेगा बी को, फिर सी को मिलेगा 10 लाख, फिर डी को मिलेगा 10 लाख, 30 लाख, और फिर उसके बाद में 5 लाख ई को दोबारा से मिलेगा। लेकिन ये नहीं होगा कि इस 5 लाख के लिए उसको प्रायोरिटी मिल जाएगी कि 30, 20 और 10 से पहले भी उसको सीधा 55 लाख रुपए दे दिया जाए। ये टैकिंग नहीं करी जा सकती है, दो इंटरेस्ट को कंबाइन नहीं किया जा सकता है। आप रिडीम कर सकते हैं, ऑफ कोर्स यू कैन डू इट, लेकिन हम एक एक्सेप्शन पढ़ चुके हैं। ध्यान बताओ जरा, कहां एक्सेप्शन पढ़ा? अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर मान लीजिए ए और एस के बीच में अग्रीमेंट था मैक्सिमम अमाउंट के लिए, और उस मैक्सिमम अमाउंट से अभी मान लीजिए थोड़ा सा अमाउंट जो है पहले पे करा था और बाद का अमाउंट बाद में पे करा है, तो उस बाद वाले अमाउंट के लिए भी अगर नोटिस दिया गया था बीच वाले किसको? लोगों को, तो इसके लिए भी उसकी प्रायोरिटी रहेगी। ऐसा अभी थोड़ी देर पहले आप किस सेक्शन में पढ़ चुके हैं? यू हैव रेड दिस इन सेक्शन 79। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? ध्यान आ गया होगा समस्या आप सभी को।
ठीक है। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेक्शन 93 में, वो क्या लिखा हुआ है, आप उस बात को और देख लीजिए जरा, ये जरा। हाँ स्वाति, क्या? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आपके एसओरी के बीच में अग्रीमेंट? तो ऐसा कहीं नहीं बताया कि, अरे वो तो वहां पे वो अग्रीमेंट नहीं, वो तो आप वहां पर अग्रीमेंट एसओरी के साथ में क्या अग्रीमेंट करते हैं बताओ? 79 में एसओरी के बीच में क्या अग्रीमेंट होता है? हाँ एडवांस लोन के लिए, अगर एडवांस लोन के लिए अग्रीमेंट हुआ होगा तब तो 79 एज अ रूल ना, तब तो वो रूल ही है। वहां पे रिडीम थोड़ी ना करके पहुंच रहा है वहां पे वो। मैं क्या बोल रहा हूं, प्रायोरिटी के लिए बता रहा हूं कि प्रायोरिटी भाई ऐसे चलती है, एक हायरार्की में चलता है। आप दो इंटरेस्ट को एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन वहां पे आप दो इंटरेस्ट को एक साथ कंबाइन करते हो। आई एम नॉट सेइंग कि राइट ऑफ प्रोविजन ऑन टेकिंग का एक्सेप्शन है वो, आई एम सेइंग प्रायोरिटी का एक्सेप्शन है वो। आ रही है बात समझ? प्रायोरिटी में पहले ए बी सी डी ई आता है, वहां पे टैकिंग थोड़ी ना हो रही, वहां पे तो इंटरेस्ट रिडेम्पशन तो हो ही नहीं रहा वहां पे। वहां पे तो केवल और केवल क्या हो रहा था, प्रायोरिटी के लिए एक्सेप्शन बता रहा हूं मैं आपको। ठीक है, इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? चलो जरा अभी क्या लिखा हुआ है सेक्शन 93 में, उसको देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑन टैकिंग ऑफ टैकिंग, नो मॉर्गेजी पेइंग ऑफ अ प्रायर मॉर्गेज, एक मॉर्गेजी जिसने प्रायर मॉर्गेज पे करा, ई ने ए का मॉर्गेज पे करा, वेदर विद और विदाउट नोटिस टू इंटरमीडिएट मॉर्गेजी, चाहे बीच वालों को नोटिस दिया हो चाहे ना दिया हो, कोई जरूरत नहीं है, shall thereby acquire any priority, एनी प्रायोरिटी। अब इसको देखो, नो मॉर्गेजी को भूल जाओ, आप नो को भूल जाओ, यहां पर नो को मत लगाओ, ये नो को भूल जाओ आप। और इस नो को कहां लगाना है आपको, अब मैं बताता हूं। इस नो को भूल जाइए आप और इस नो को यहां पढ़िए, शैल नॉट मॉर्गेजी पेइंग ऑफ प्रायर मॉर्गेजी शैल नॉट देयर बाय acquire any priority in respect of his original security, ओरिजिनल सिक्योरिटी के लिए वो acquire नहीं करता है। एंड एक्सेप्ट इन केस प्रोवाइडेड फॉर सेक्शन 79, जैसा कि 79 में लिखा था। 79 में बस एक केस था जहां पर प्रायोरिटी राइट जो है क्या मिल जा रहा था भाई, पहले वाले को बाद में भी अगर एडवांस दे रहा था तब भी उसको प्रायोरिटी थी। ए ने लोन पहले 5 लाख का दिया, बाद में 30 लाख का दिया था। मैंने आपको एक डायग्राम बना करके दिखाया था यहां पर, अगर आपको वो डायग्राम आपका याद आ रहा हो तो, कि भाई कितना रुपए दिया था ये 2005 में। देखो बी दोबारा से कितना रुपए दिया था, 30 लाख रुपए दिया था। देखो दोबारा से कितना रुपए दिया है, 30 लाख रुपए दिया है। फिर भी सी और डी को राइट नहीं मिल रहा है, पहले किसको राइट मिल रहा है, बी को राइट मिल रहा है, क्योंकि उसका एडवांस लोन पेमेंट, एडवांस लोन के लिए पहले से अग्रीमेंट हो चुका था। किसके इसके बीच में, ए और बी के बीच में पहले से अग्रीमेंट था, और इसका नोटिस भी दिया गया है सी को और डी को। ठीक है, तो एक्सेप्ट इन द केस ऑफ 79, नो मॉर्गेजी मेकिंग अ सब्सिक्वेंट एडवांस टू अ मॉर्गेजर, subsequent advance to a mortgager, whether with or without notice to the intermediate mortgagee, shall thereby acquire any priority in respect of his security for such subsequent advance। ठीक है, अब इस वाले के लिए और मैं आपको एक बना देता हूं डायग्राम, तो आपको और आसानी हो जाएगी और समझने में आसान हो जाएगा, और आप समझ जाएंगे कि किस चीज की बात हो रही है यहां पर। कैसे ये फिर आपका एक्सेप्शन, देखिए जरा, मान लीजिए एक ए है, ये अपनी एक्स प्रॉपर्टी को बी के पास मॉर्गेज करता है, फिर सी के पास मॉर्गेज करता है, फिर डी के पास मॉर्गेज करता है। भाई मान लीजिए ये करा 2000 में, ये 2001 में करा है, ये 2002 में कर दिया, 2001 एंड 2002। ठीक है, तो भाई क्या क्या प्रायोरिटी है, देखो बी सी डी ऐसी प्रायोरिटी चलेगी, पहले बी का प्रायोरिटी होगी, फिर सी की प्रायोरिटी होगी, देन डी की प्रायोरिटी होगी, उसके बाद में डी का नंबर आएगा। बिल्कुल ऐसा चलता है। अगर डी रिडीम कर दे बी का, तो पहले डी का नंबर आएगा, फिर सी का नंबर आएगा, फिर दोबारा डी का नंबर आएगा अपने ओरिजिनल इंटरेस्ट के लिए। ये रूल अभी हम पढ़ चुके हैं, ये अभी हमने जान लिया है। ऐसा नहीं है कि डी का पूरा नंबर शुरुआत में ही आ जाएगा। डी का अपने ये 2002 वाले इंटरेस्ट के लिए, 2002 वाले इंटरेस्ट की सिक्योरिटी के लिए कब नंबर आएगा, थर्ड नंबर पे ही नंबर आएगा।
और मान लीजिए एक फोर्थ मॉर्गेज भी होता है, दोबारा से बी अगेन गिव्स अ लोन इन ईयर 2004। बी ने अलग फिर से दोबारा से लोन दे दिया, किसको? ए को, 2004 में। तो बी का नंबर कब आना है, ध्यान देना जरा, बताओ मुझे जरा, बी का नंबर कब आएगा? सबसे पहले बी का नंबर आना है, क्योंकि वो सबसे पहला मॉर्गेजी है। लेकिन क्या इस इंटरेस्ट के लिए जो उसने दोबारा से लोन दिया है, क्या इस इंटरेस्ट के लिए भी उसको प्रायोरिटी होगी? द आंसर इज नो, ही विल नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर हिज दिस फॉर द एडवांस पेमेंट ऑफ दिस लोन। इस लोन के लिए बी को प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल। भाई पहले कौन क्रिएट हो रहा है? सी आ रहा है, फिर डी आ रहा है, आप दोबारा से दे रहे हो। यू विल नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर दिस इंटरेस्ट। आपको भाई ये वाले इंटरेस्ट के लिए है प्रायोरिटी। द फर्स्ट इंटरेस्ट यू विल हैव प्रायोरिटी, इस वाले इंटरेस्ट के लिए प्रायोरिटी है। बट फॉर दिस इंटरेस्ट जो कि आप लेटर ऑन 2004 में दोबारा दे रहे हो, मान लीजिए यहां पे लोन दिया था आपने कितने रुपए का? यहां पे लोन दिया था 1 लाख रुपए का, ठीक है, और यहां पे लोन दिया है 5 लाख रुपए का। तो आपको 1 लाख के रुपए के लिए पहले क्या है? प्रायोरिटी है। उसके बाद में सी का नंबर आएगा, फिर डी का नंबर आएगा, फिर उसके बाद में आपका जो आपने दोबारा से लोन दिया है 5 लाख का, उसका नंबर आएगा। ठीक है, ये बात सीधी सीधी सी प्रोहिबिशन ऑफ टैक्सिंग में बोली गई है, दोनों तरीके से। चाहे ये रिडीम भी कर रहा था, देखो ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था? रिडीम कर रहा था, ई वॉज रिडीमिंग एज इंटरेस्ट, वहां पर भी ई को राइट नहीं मिल रहा था, और इसी चीज को उल्टा कर दिया। उल्टा कैसे कर दिया? कि पहले वाला दोबारा से भी अगर लोन देता है तब भी दोबारा दिए गए लोन के लिए उसको प्रायोरिटी नहीं मिलती है। लेकिन यहीं पे एक एक्सेप्शन 79 में हम बहुत भली भांति जान चुके हैं कि मान लीजिए पहले से ही ए और बी के बीच में एडवांस लोन की बात थी कि एडवांस लोन कितने तक का था? बोला गया था कि भाई मैं 10 लाख रुपए तक का एडवांस लोन आपको दे सकता हूं, और इस बात का नोटिस भाई सी को भी है और डी को भी है, इस बात का नोटिस भी दोनों लोगों को है। तो फिर ऐसी कंडीशन में अगर ये 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का लोन दिया जाएगा किसको? ए को, किसके द्वारा? बी के ही द्वारा, क्योंकि एक एग्रीमेंट है, दोनों लोगों को जानकारी है। तो फिर ऐसे केस में 79 में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि बी को क्या होगी? प्रायोरिटी होगी। बी विल हैव द प्रायोरिटी, बी को प्रायोरिटी होने वाली है। ठीक है, सी और डी उसके बाद आएंगे। बी को 1 लाख के लिए भी प्रायोरिटी होगी, फिर 5 लाख के लिए होगी, फिर सी का नंबर आएगा और फिर डी का नंबर आएगा। इज दिस क्लियर टू एवरी वन ऑफ यू और नॉट? बता दो जरा, जल्दी से बता दो।